बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू इन्फो माइंड। आज का जो टॉपिक है कार्ल मार्क्स फिलासफी में ये लास्ट टॉपिक है, जो कि रशियन एंड चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बारे में है। ये एग्जाम्पल है रेवोल्यूशन के, जो मार्क्स ने कहा था कि ये एक न एक दिन ज़रूर वाक़ हो जाएगा। अब आ जाते हैं रशियन रेवोल्यूशन की तरफ। तो ये 1917 में ये रिवोल्यूशन वाक़ हुआ था। द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1973 वाज सीरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल इन रशिया। ये रशिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉलिटिकल और सोशल जो इनकलाब थे उसकी सीरीज़ थी। जो दूसरा पॉइंट है, द रिवोल्यूशन बिगिन विद द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन कब उसकी जो इब्तिदा हुई थी, ये फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, जिसे मेंशेविक रिवोल्यूशन भी कहते हैं, इसका इब्तिदा हुई थी। जिसमें क्या हुआ था कि ओवरथ्रो द ज़ारिस्ट गवर्नमेंट। रशिया की जो गवर्नमेंट थी, जो हम कह सकते हैं जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो किया गया एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। जो थर्ड पॉइंट है इसमें, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज वीक एंड इनइफेक्टिव। जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ तो ये इनइफेक्टिव और वीक था। एंड द रिवोल्यूशन कंटिन्यू विद द अक्टूबर रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से अक्टूबर रिवोल्यूशन आया, जिसे हम बल्शेविक रिवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें बल्शेविक पार्टी ने, जो कि व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहा था, इसने ये रिवोल्यूशन बर्पा किया। और इसमें क्या हुआ, सीज द पावर एंड एस्टेब्लिश सोशलिस्ट गवर्नमेंट। इसने पावर को सीज किया और सोशलिस्ट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। जो फोर्थ पॉइंट है, बल्शेविक जो थे, उसने प्रॉमिस किया, दे प्रॉमिस टू एंड रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में रशिया ने जो इन्वॉल्वमेंट की थी, उसको इसने ये प्रॉमिस किया कि वो ख़त्म करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द पीजेंट, और इसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो लैंड थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा पीजेंट के दरमियान। एंड नेशनलाइज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को वो नेशनलाइज करेगा। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, द न्यू गवर्नमेंट, जो बल्शेविक गवर्नमेंट थी, फेस्ड मैनी चैलेंजेस। उसे चैलेंज का मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। इसमें क्या था, सिविल वार, इकोनॉमिक केस, पॉलिटिकल अपोजिशन फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन फोर्सेस। तो इस फोर्सेस का सामना करना था। तो बल्शेविक पार्टी लेड बाय लेनिन ने इसका सामना किया। और जो लास्ट पॉइंट है, बल्शेविक गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड इट्स पावर। उसको जो चैलेंजेस का सामना था, उसने अपने पावर को कंसोलिडेट किया थ्रू सीरीज ऑफ मेजर। उसने मुख्तलिफ मेजर किए, जिसकी वजह से उसने उन तमाम चैलेंजेस का सामना किया और अपने गवर्नमेंट को कंसोलिडेट किया। और इसमें रेड टेरर आता है इस मेजर में, विच सप्रेस अपोजिशन, इस रेड टेरर में उसने अपोजिशन को सप्रेस किया। एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसने नए इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया, विच अलाउड फॉर सम प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड मार्केट मैकेनिज्म। इसने मार्केट मैकेनिज्म और प्राइवेट एंटरप्राइजेज को अलाउ किया। अब आ जाते हैं चाइनीज़ रिवॉल्यूशन की तरफ। तो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ये 1949 में वाक़ हुआ था ये रिवॉल्यूशन। द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन ऑफ 1949 वाज अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल इन चाइना। ये चाइना में सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल की एक सीरीज़ हम कह सकते हैं, which ultimately led to the establishment of the political of the People Republic of China, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। तो दूसरा पॉइंट है, द रेवोल्यूशन वाज लेड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी।
इस तरह मैंने पहले कहा कि रिवॉल्यूशन के लिए पार्टी की ज़रूरत होती है। ये रिवॉल्यूशन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी लीड कर रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडंग, और इसकी जो लीडर था वो माओ जेडंग था। द रिवॉल्यूशन बिगेन विद द चाइनीज सिविल वार। ये रिवॉल्यूशन की इब्तदा चाइनीज सिविल वार से हुई, जो कि 1945 से 1949 तक रहा। एंड सा द सीसीपी डिफीट द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट लेड बाय चिन काई शेक। इसमें किया हुआ इस सिविल वार में कि चाइनीज़ की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कि चिन काई शेक लेड कर रहा था, उसको डिफीट किया। The establishment of the People Republic of China marked significant shift in Chinese politics. Chinese politics में एक अहम मोड़ आ गया, क्योंकि नेशनलिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो उसको थ्रो किया और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने सब कुछ कब्जे में ले लिया। फिर क्या हुआ, द न्यू गवर्नमेंट फेस मैनी चैलेंजेस। जिस तरह रशियन जो रेवोल्यूशन थे, लेनिन को भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। तो इधर यहाँ जो चैलेंजेस थे वो इकनॉमिक स्टेगनेशन की थी, पॉलिटिकल अपोजिशन की थी, आइडियालॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी थे, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की तरफ और अदर वेस्टर्न कंट्री जो कि कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्री थे, उससे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। माओ जेडंग ने किया माओ जेडंग लॉन्च अ सीरीज ऑफ एम्बिशियस कैंपेन। इसने सीरीज ऑफ एम्बिशियस कैंपेन लॉन्च की, जिसमें रशियन कल्चरल रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अहम है। एम एट ट्रांसपेरेंट चाइनीज सोसाइटी एंड कल्चर। इसकी जो मकसद था कल्चरल रिवॉल्यूशन का, वो ये था कि चाइनीज सोसाइटी एंड कल्चर को ट्रांसफॉर्म। द चाइनीज रिवॉल्यूशन had a significant impact on Chinese society and culture। की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है चाइनीज़ कल्चर में। अब आ जाता है एनालिसिस ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ दीज रिवॉल्यूशन इन अचीविंग मार्क्सिस्ट गोल। अब ये जो रिवॉल्यूशन हमने पढ़े, दो रिवॉल्यूशन, अब इसके एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी सक्सेसेस और फेलियर क्या है। तो सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन, इसके सक्सेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इट ओवरथ्रो द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी एंड एस्टेब्लिश्ड अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेड बाय बल्शेविक। इसने क्या तो इसकी सक्सेसेस में ये है कि जो ज़ारिस्ट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था, उसने उसको ओवरथ्रो किया, और बल्शेविक लेड गवर्नमेंट जो कि सोशलिस्ट बेस था, उसने एस्टेब्लिश किया। सेकंड ये है क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट विच इंस्पायर्ड सिमिलर गवर्नमेंट ग्लोबली। ये जो फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट थे, इसने एस्टेब्लिश किया रशियन रेवोल्यूशन की वजह से। इसकी वजह से ग्लोबली और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ इंस्पायर्ड हो गए हैं, और उसने अपने गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म किया सोशलिज्म की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी सच एज लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, nationalization of industries, and universal education which aim to establish socialist societies। में ये भी अहम है कि इसने कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए, जिस तरह लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इसने किया, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री उसने किया, एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। ये जो ऊपर दो पॉइंट है, ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है। अब आ जाते हैं फेलियर की तरफ इस रिवॉल्यूशन के, रशियन रिवॉल्यूशन के। तो इट फेल टू एस्टेब्लिश अ ट्रूली ये है सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ये इस बात में फेल हो गया कि उसने सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट थे वो एस्टेब्लिश करे। ये ट्रूली सोशलिस्ट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश होने में नाकाम हो गया। एंड सप्रेस पॉलिटिकल अपोजिशन लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ वन पार्टी। इसी वजह से इसकी फेलियर में ये है कि ये एक पार्टी की वजह से, मतलब इसने सिर्फ एक पार्टी जो बल्शेविक पार्टी थी वो डेवलप की। इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज फोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन and collectivization led to widespread famine and economic hardship। इसी वजह से
वाइड स्प्रेड फेमन काज हो गया, और अदर इसके अलावा जो अदर इकनॉमिक हार्डशिप थे ये भी काज किया गया इस रिवॉल्यूशन ने। जो थर्ड पॉइंट है, द रिवॉल्यूशन डिड नॉट रिजल्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, इंस्टेड लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग क्लास। इसमें किया हुआ कि ये क्लासलेस सोसाइटी बनाने में नाकाम हो गया, बल्कि एक और रूलिंग क्लास उसने इमर्ज किया इन द फॉर्म ऑफ बल्शेविक पार्टी। अब आ जाते हैं चाइनीज़ रिवॉल्यूशन की तरफ, इसकी सक्सेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इट ओवरथ्रो द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश सोशलिस्ट स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किया हुआ कि उधर जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट था जो कि शनकैशी लीड कर रहा था, वो ओवरथ्रो किया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर गवर्नमेंट सोशलिस्ट स्टेट बनाया गया। It implemented land reforms and improved status of women, peasant and वर्कर। इसमें क्या हुआ, इसने लैंड रिफॉर्म किए और जो वुमेन, पीजेंट और वर्कर के जो स्टेटस थे उसको इम्प्रूव किया। जो थर्ड पॉइंट है, रिवॉल्यूशन लेड टू एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एज वेल एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मोर इक्विटेबल सोसाइटीज में किया हुआ इस रेवोल्यूशन की वजह से। तो इसने एजुकेशन को एक्सपेंड किया, हेल्थ केयर को एक्सपेंड किया और मोर इक्विटेबल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। इसके जो फेलियर है, द रिवोल्यूशन डिड नॉट रिजल्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रू सोशलिस्ट सोसाइटी। ऊपर भी मैंने रशियन रिवोल्यूशन में भी मैंने कहा कि ये जो ट्रू सोशलिस्ट सोसाइटी है, ये दोनों रिवोल्यूशन इसमें नाकाम हुए और इसने एक क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश नहीं किया। इंस्टेड लेड टू इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग क्लास। जिस तरह अब है तो उधर भी एक रूलिंग क्लास है, उधर क्लासलेस सोसाइटी नहीं है, ये गवर्नमेंटलेस सोसाइटी इधर नहीं है, जो कि सोशलिज्म में और मार्क्सिज्म में एक अहम फिलॉसफी है। वो कहते हैं कि एक ऐसा सोसाइटी डेवलप करना होगा जहां गवर्नमेंट की ज़रूरत न हो। लेकिन अब ये चाइनीज़ रिवॉल्यूशन की वजह से, ये चाइनीज़ रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से ये न हुआ। सेकंड पॉइंट में, माओ पॉलिसी सच इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन लेड टू वाइड स्प्रेड फेमन। इसी वजह से ये इसने जो पॉलिसी अख्तियार किए, इसी वजह से फेमन शिकार हो गया। इसके अलावा इकनॉमिक टर्माइल और अदर सोशल अपहेवल इसी वजह से हुआ। लेकिन अब ये मसले नहीं है, तो इस वजह से ही अगर हम ये कहें कि उस वक़्त ये फेलियर था, लेकिन अब ये मसले नहीं है। द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कंटिन्यू टू सप्रेस पॉलिटिकल अपोजिशन। उसने काफ़ी पॉलिटिकल अपोजिशन को काफ़ी सप्रेस किया एंड डिसेंट लीडिंग टू ह्यूमन राइट वायलेशन इन लेक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसमें क्या हुआ, इसके फेलियर में ये है कि उसने अपोजिशन को काफ़ी सप्रेस किया और जिसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन ये उसका सबब बना एंड लेक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थी उसको ख़त्म किया गया। तो ये चाइनीज़ और रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।